हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज विच इज अ पार्ट ऑफ एकेडमी। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां लगातार हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर वाइज देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन उठा दिया, चैप्टर वाइज। तो कल आप लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा था और आज मगध साम्राज्य की बात करते हैं, जिससे मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व होंगे, है ना गाइस। तो जरा सा एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें तो मजा आ जाए। कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो थंब दिखाना बिल्कुल, है ना। देखिए, तो मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य से 25 सवाल करेंगे हम लोग। कितने करेंगे माय डियर? 25 सवाल। और कल आपने 30 सवाल किए थे, याद होगा आपको, जैन एंड बुद्धिज्म। और अगर आपने कल क्लास नहीं किया था तो पीडीएफ एटलीस्ट जरूर डाउनलोड कर लेना। अल्टीमेट सवाल है ना। और 12 अप्रैल से एक नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे, सीबीटी 2 को टारगेट करते हुए और ग्रुप डी को, खासकर सीबीटी 2, क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे। एक बार थ्योरी आपका दिमाग में सेट कर जाएगा तो फिर से जो 5000 प्लस सवाल की श्रृंखला लाए थे सीबीटी 1 के लिए, फिर से वही श्रृंखला सीबीटी 2 को लेकर आएंगे। तो आप ज्वाइन जरूर करें, रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर, है ना। बहुत फायदा होगा बच्चे, बहुत फायदा। और मैं आपको बताऊं कि यूपीएसआई जो मैं हमेशा बताता हूं, फॉर्म जरूर फिल करें अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, क्योंकि रेलवे के सब्सक्रिप्शन में ये आपको एड ऑन मिलेगा, कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। और हर संडे को कॉम्बैट जरूर दें, अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी, देख रहे हो, बिल्कुल कंपेयर करें एक दूसरे से, और कंपेयर करने के बाद अपने टारगेट को सेट करें कि हम कहाँ हैं। और प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे इसके लिए आपको इनरोल करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना। बाबा 10 लगाकर टेस्ट जरूर दे, कॉम्बैट जरूर लगाएं, है ना भाई। और अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं बच्चे, पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी शुरू करूंगा एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, रेफरल कोड बाबा 10 के साथ ज्वाइन करें। देखिए सवाल क्या बोलता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध। मगध का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, बिंबिसार या बिंदुसार? सवाल नंबर 1 बताइए क्या होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध, मगध का संस्थापक कौन था? जल्दी। देखिए 25 में से 25 कौन लेके आता है? बिंबिसार। मगध पर कौन कौन सा वंश बैठा है ये तो पता ही होगा, कई बार बता चुके हैं। और कुछ बच्चे तो हसीन माशुका साथ को दिल्ली सल्तनत से जोड़ दिया था पिछले बार। देखो, समझना कौन कौन सा वंश बैठा गद्दी पर। पहले हर्यक वंश, दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश, तीसरे नंबर पे नंदवंश, है ना, नंदवंश। चौथे नंबर पे मौर्य वंश। पांचवें नंबर पे शुंग वंश। छठे नंबर पे बच्चे कण्व वंश। और सातवें नंबर पे, सात है, सातवाहन वंश। क्या बच्चे? सातवाहन वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। समझते जाना। शिशुनाग की शिशुनाग ने, नंद वंश की महापद्म नंद ने, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने, कण्व वंश की वासुदेव ने, सातवाहन वंश की सीमुक ने। क्लियर है ना, याद रखना। तो ये आपके सामने संस्थापक और वंश। नेक्स्ट सवाल। तो बिंबिसार गांव में किलेबंदी करके मगध की नींव रखा।
जो बाद में पाटलिपुत्र का शहर बन गया। बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिब्रज या गिरिब्रज बच्चे, जिसे नई नाम से हम राजगिरा के नाम से पहचाना गया। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू रूल ओवर मगध? मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? हर्यक, शिशुनाग, नंद या नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 2 जल्दी। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? हर्यक था, शिशुनाग था, नंद था, इनमें से। अभी तो मैंने बताया आपको, अभी तो मैंने हिंट किया कि हसीन मासू का सास हर्यक वंश की बिंबिसार ने फाउंडर। इसके पहले ना, बिंबिसार के पहले यहां पर बैठता है बृहद्रथ। लेकिन ये केवल बैठा, लेकिन कुछ किया नहीं, इसलिए बृहद्रथ को हम उतना याद रखते नहीं है ना। जरूर याद रखना बच्चे, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बिंबिसार। तो वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या जो भी दे, जो आपको मैंने बताया हिंट, ट्रिक, उसे जरूर याद रखना। विथ व्हाट इज मगध कॉल्ड नाउ? मगध को अब किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? काशी, बिहार, दिल्ली, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 3, व्हाट इज मगध कॉल्ड नाउ? मगध को अब क्या कहा जाता है? काशी कहते हैं माय डियर, बिहार कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, नन ऑफ द अबव किस नाम से जानते हैं? तो यू नो दैट मगध को अब बिहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं बच्चे? बिहार के नाम से, जो आधुनिक काल में पटना और गया के पास है। आधुनिक काल में पटना और गया के पास है मगध। ठीक है, याद रहेगा। मगध को अब क्या कहते हैं? बिहार, जो गंगा और सोन के किनारे पाटलिपुत्र की शहर बसाया गया था। पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पेट्रोनाइज्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? निम्नलिखित में से किसने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? शिशुनाग, अजातशत्रु, कालाशोक, बोथ बी एंड सी। सवाल नंबर 4, किसने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? किसने किया था? कालाशोक। तो बच्चे कितने बौद्ध परिषद हुए? मुख्य रूप से 4। तो कौन कौन? देखो फिर से मैं बता रहा हूं। यहां पर रूलर याद रख लो, यहां आप प्लेस याद रख लो, और यहां आप चेयरमैन याद रख लो, अध्यक्ष याद रख लो। रूलर कौन है? ए के। प्लेस कौन है? RVPK। और चेयरमैन कौन है? MSMV। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा पूछा जो है कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क, है ना भाई। पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। और अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप पहला, साबकमीर दूसरा, मोगलीपुत्र तीसरा, और चौथा वसुमित्रा। महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्रा, ये अध्यक्ष हैं। तो ये जरूर याद रखें सीक्वेंस में। ठीक है। सवाल नंबर 5, सेल्यूकस सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विच मौर्यन किंग? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, या औलदित, ये सभी को? किसके दरबार में भेजा था बताइए। तो सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति था, अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति था, जिसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखता है माय डियर इंडिका के नाम से, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में।
और इंडिका से हमें विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य की समाज प्रशासन भी मिलता है जानकारी। तो याद रखना किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद अर्थशास्त्र से हमें प्रशासन, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। ये जरूर याद रखें अर्थशास्त्र से। तो मौर्य वंश के अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के एक लेख और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को लिखा था। चंद्रगुप्त मतलब कुछ दूसरा मत समझ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू विजिट इंडिया, भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे? मार्को पोलो, विलियम फिच, अब्दुल रज्जाक, मेगास्थनीज। तो भारत आने वाले पहले विदेशी, अभी मैंने आपको हिंट किया, अभी मैंने आपको पढ़ाया, मेगास्थनीज। पहले विदेशी की बात करें, मेगास्थनीज। और अगर पहले चाइनीज यात्री की बात करते, चीनी यात्री की बात करते, तब क्या होता? फाहियान। ठीक है, फाहियान याद रखना। तो मेगास्थनीज ग्रीक, सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का एक प्रसिद्ध विदेशी दूत और राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को वो क्या कहता है? सेंड्रोकेटस, सेंड्रोकोटस कहीं लिखा हुआ मिलता है, ये इस नाम से बुलाता है उसने। तो कौन पहला भारतीय राजा था जिसने अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया? सोचो, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग कोई नहीं। मतलब कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने पावर को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया। तो मैंने पहले क्लास से कहा था बिंबिसार। ये भैया क्या तरीका था बच्चे, इसी को ना आगे जाके अकबर भी अडॉप्ट करता है, आपको याद होगा, राजपूतों से। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने आसपास के राज्यों को मैसेज भेजाया, विवाह किया और बदले में क्षेत्र को पर अधिकार कर लिया, चाहे वो गठबंधन के नाम पे हो या कहीं दहेज के नाम पे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल काशी, फॉर एग्जाम्पल वैशाली, है ना भाई। तो किसने शुरू की? बिंबिसार ने शुरू की है, बिल्कुल याद रखना। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम? भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो भारत के किस क्षेत्र को बच्चे? मालवा को, मध्य प्रदेश। मालवा का पठार किसमें है? मध्य प्रदेश में है। तो अवंतिका के नाम से हम मालवा को जानते हैं। किसे जानते हैं माय डियर? मालवा। जबकि अवध की बात करती है लखनऊ, जो 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था अवध, लखनऊ, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, याद रखना। तो अवंतिका या अवंती प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में की गई है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जिनमें से 16 महाजनपद में से 8 कहां? यूपी में। ठीक है, यह जिला उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित था, याद रखना। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों को पत्थरों पर उकेरा था या लिखा था? कालाशोक, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बोथ ए एंड सी, क्या होगा? पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेखों को उकेरा था, तो आपको याद होगा कि भारत में यह काम करना शुरू किया था अशोक ने। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था। है ना। एक मिनट रुकना बच्चे।
चलो आगे देखें, है ना। अब क्या करें, कुछ बच्चे हैं मैसेज कर देते हैं, ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो जेम्स प्रिंसेप डिकोड करता है बच्चे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट अशोक के अभिलेख, ठीक है भाई। नंद वंश का राजा कौन था जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण किया था? धनानंद, महापद्मनंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10। हु वॉज द किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन 326 BC? तो आपको याद होगा कि नंद वंश का राजा कौन था? धनानंद था, जो लास्ट रूलर था। ये लास्ट रूलर था नंद वंश का। महापद्मनंद फाउंडर था। शूद्र डायनेस्टी है ये, क्या है बच्चे? शूद्र वंश है ये। इसीलिए तो विष्णुगुप्त चाणक्य का ये मजाक उड़ाता है। सिकंदर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हो जाती है ना। आगे देखें, तो धनानंद के शासन के दौरान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। धनानंद को 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। किसके मदद से? तो अपने प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन? विष्णुगुप्त या चाणक्य के मदद से। अब आइए 11 नंबर सवाल में। द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे बच्चे? बताइए जरा। द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अरे आसान सवाल भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त के मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी, माय डियर, है ना। इसके बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? बिंदुसार, और फिर अशोक मौर्य। तो अशोक मौर्य का दादा था ये पूछा था रेलवे के, अशोक मौर्य का दादा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। व्हेन डिड द मौर्यन पीरियड स्टार्ट? मौर्य काल कब शुरू हुआ था? 305 BC, 312 BC, 322 BC, 332 BC। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बता देंगे। अभी मैंने बताया है कि 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया। याद आया? नंद को हराया, धनानंद को हराया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तब 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराता है। सेल्यूकस निकेटर को हराता है, और सेल्यूकस निकेटर को हरा के 500 हाथी प्रदान करता है उसे गिफ्ट के तौर पे, और बदले में 4 प्रांत मिलता है इसे, 4 राज्य या 4 प्रांत। कौन कौन? तो काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। क्या बच्चे? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, 4 प्रांत इसे मिलता है। प्रांत यानी राज्य, स्टेट, ठीक है, याद रखना। लिबरेटर टाइटल वाज अज्यूम्ड बाय, लिबरेटर की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, अशोक मौर्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा? सवाल नंबर 13। लिबरेटर टाइटल वाज अज्यूम्ड बाय, लिबरेटर की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी माय डियर? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ग्रहण की गई थी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। लिबरेटर, क्लियर है? आ रही बातें समझ में? जबकि बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नष्ट करने वाला, ठीक है। जो बिंदुसार किस धर्म को एज्यूम करता है? तो आजीवक संप्रदाय को, जिसके लिए अशोक मौर्य ने बराबर की पहाड़ियां बिहार जहानाबाद में दान में दिया था, दान में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस अंतिम नंद शासक की हत्या कर दी? अभी पढ़ा देखो। विच लास्ट नंदा रूलर किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य? महापद्मनंद, धनानंद, महेंद्रनंद या कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस अंतिम नंद शासक की हत्या कर दी भाई? धनानंद की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? धनानंद की हत्या कर दी, याद रखना, धनानंद की हत्या कर दी। द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। देख लो, केवल शब्दों का खेल है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है। अभी हमने उधर क्वेश्चन में ऑप्शन को देखा, अभी देखो सीधा सवाल पूछ दिया। हिट मेगास्थनीज, सेल्यूकस का राज, तो सेल्यूकस सेनापति किसका था? अलेक्जेंडर का था। ठीक है, बुझाता ना, बुझा गए ना भाई। और फायान, पहला चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्त काल में आता है, याद रखना। इंडिका किस भाषा में लिखी गई थी? इंडिका वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? ग्रीक, उर्दू, पाली, पार्सियन। तो यू नो दैट, आपको पता है कि इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने किस भाषा में भाई? तो यूनानी, ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, याद रखना। ठीक है। अशोका ओन द कलिंगा वॉर, अशोक ने किस वर्ष कलिंग युद्ध जीता था? अशोका ओन द कलिंगा वॉर, अशोका किस वर्ष कलिंग युद्ध जीता? 261 बीसी, 263 बीसी, 269 बीसी, 273 बीसी, क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अपने शासन के 8वें वर्ष में, शासन के 8वें वर्ष में कलिंग वार जीता, क्योंकि गद्दी पर ये 269 बीसी में बैठता है, कहीं कहीं 273 लिखता है। तो आपको पता है कि 4 साल अपने भाइयों को मारने में लगाया। अब जो क्या बात सच है क्या गलत है मानना तो पड़ेगा। जो 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की, 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है अशोक की, ये कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है ना। ये उज्जैन का गवर्नर होता है बिंदुसार के समय में, और तक्षशिला में एक रिवोल्ट होता है, वो तक्षशिला के रिवोल्ट को दबाता है और वहां का भी गवर्नर बन जाता है। तो याद रखना, पहले उज्जैन का, बाद में तक्षशिला का। ठीक है। विच वॉज द फेमस एजुकेशन सेंटर ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्य काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा। सवाल नंबर 18। विच वॉज द फेमस एजुकेशन सेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र की बात करेंगे तो तक्षशिला है, क्योंकि यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना शिक्षा दीक्षा लेता है। चाणक्य यहाँ का डीन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, जिसकी स्थापना धर्मपाल करता है। धर्मपाल जो बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन। नालंदा की बात करें, ये बिहार में, इसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट करता है। कुमारगुप्त फर्स्ट करता है। याद रखना, विक्रमशिला ही भागलपुर में है। कहां पे? भागलपुर में है ना, और ये बिहार राजगीर में, याद रखना। करेंटली कलिंगा इज नोन एज, वर्तमान में कलिंग को हम किस नाम से जानते हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। जल्दी, तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की पुरानी राजधानी तोसली, और अभी ओडिशा में है। जैसा भी आपने देखा मगध कहाँ है, तो बिहार में, वैसे ही कलिंग कहाँ? ओडिशा में। कलिंग की पुरानी राजधानी तोसली। ठीक है। असम की बात करें तो गुवाहाटी है ना, प्रागज्योतिषपुर। हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ मौर्य, किसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, भद्रबाहु या कनिष्क। सवाल नंबर 20। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है, और पुष्यमित्र शुंग पहला ब्राह्मण वंश बैठा गद्दी पर। पहला ब्राह्मण वंश था कौन? पुष्यमित्र शुंग। वासुदेव कण्व वंश का फाउंडर है ना। और कनिष्क की बात करें तो 78 ईस्वी बराबर 61 संवत चलाता है, जिसे भारत सरकार ने 1957 में अपनाया है ना। जबकि हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो विक्रम संवत मानते हैं, और जो ऑफिशियल किसका है? नेपाल का है ना। 57-58 बीसी बराबर विक्रम संवत है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी,
और वे शुंग वंश के संस्थापक थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानाम प्रियदर्शी, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर। सवाल नंबर 21। तो किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था बच्चे? अशोक मौर्य का। किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? अशोक मौर्य का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। दैट मीन्स देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, कल पढ़ाया मैंने, लाइट ऑफ एशिया। कल हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है ना, याद रखना। द monk who influenced अशोका टू एम्बेरस बुद्धिज्म वाज, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षुक कौन था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, मोगलीपुत्तिस या वृद्धरथ। सवाल नंबर 22। तो माय डियर, उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में अशोक को बिल्कुल इंस्पायर किया था। कौन है? उपगुप्त, है ना, याद रखना। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है, जो अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया। बड़े पैमाने पर रक्तपात ने, अशोक ने पूरे खून की नदियां बहा दी थी। उन्होंने बुद्ध भिक्षु उपगुप्त के तहत बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि अपनाया, अब समझना, बौद्ध धर्म में प्रेरणा अपनाने के लिए कौन देता है? तो 7 साल का बच्चा निग्रोध है, 7 साल का बच्चा था निग्रोध, लेकिन दीक्षित करता है उपगुप्त, है ना, याद करना। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र संघमित्रा को कहां भेजता है? श्रीलंका। बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? अशोक के दान के लाभार्थी कौन था? बुद्धिस्ट, आजीविक, श्वेतांबर, दिगंबर, क्या होगा? तो अभी मैंने कहा कि बराबर पहाड़ियां जो है वो जहानाबाद में है, बिहार में, जहानाबाद में, बिहार में। और ये आजीवक संप्रदाय को दान में दिया जाता है। आजीवक संप्रदाय यानी नास्तिक, ईश्वर पर कोई आस्था नहीं है इनको। और ये कौन मानता था? तो बिंदुसार मानता था, है ना, बिंदुसार मानता था, बिल्कुल याद रखना। अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपि का सही अर्थ किसने निकाला? मॉर्टिमर व्हीलर, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम। सवाल नंबर 24। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वर डिसिफर्ड। जेम्स प्रिंसेप डिकोड करता है बच्चे 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को, जबकि खोजा किसने? तो 1750 में पॉदरिट पेनथिलर ने, पॉदरिट पेनथिलर ने। लेकिन बेचारा ये कुछ कर नहीं पाया, इसलिए लोग याद नहीं रखते हैं, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने सब कुछ किया था, डिकोड, है ना। तो जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेजी विद्वान, प्राच्यविद और पुरातन पंथी थे। वे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के संस्थापक संपादक थे, जिन्होंने प्राचीन भारत में खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए याद किया जाता है। अशोक और ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। कुल शिलालेख की संख्या 14 थी, सबसे बड़ी 7 और 13वें शिलालेख में कलिंगावार की चर्चा है। सीलोन के लिए अशोक का समकालीन कौन था? मोगलीपुत्तिस, मुतासिब, अभया या देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रियतिस्सा, सॉरी। तो सीलोन यानी श्रीलंका, सीलोन पुराना नाम, अभी श्रीलंका। जब पुराना नाम सीलोन था तो इसके कैपिटल कहां थे? अनुराधापुर। और अभी कैपिटल कोलंबो, और एक चेंज किया गया श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे। पूरे कोट्टे, है ना, याद रखना बच्चे। तो ये था आज का सेशन, 25 सवाल जो मैंने कहा मगध एम्पायर से। अगर सेशन मजा आया हो तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है भाई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे कल, और 12 अप्रैल से एक बैच शुरू हो रहा है। कौन सा बैच बच्चे? CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए। फाउंडेशन है CBT 2 के लिए, बहुत फायदेमंद होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ रेफरल कोड बाबाटेल लगाकर। बहुत नॉमिनल फी रखी गई है, पहले तो फी डबल था, आपको पता ही होगा। आप 3000 में 2 साल पढ़ सकते हो। कैसे सर? 3600 है, देखो रेफरल कोड बाबाटेल लगाओगे 10% कम हुआ, आपके पास क्रेडिट पॉइंट है, वहां से भी 10%, आगे 3000 में 2 साल, सारा सब्जेक्ट
मज़ेदार की बात यह है कि रीजनिंग, जीएस और मैथ्स भी है ना, इसी में इंक्लूड है यूपीएसआई। तो यूपीएसआई भी रेलवे में इंक्लूड है, फायदा उठा सकते हो जुड़कर हमारे साथ, है ना भाई। और अगर आपको लगता है सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी एग्जाम वाले बैच में, जहाँ मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, पार्टिसिपेट जरूर करें कॉम्बेट के लिए, दोपहर 12 बजे। बस आपको इनरोल करना होता है, रेफरल कोड बाबा10 लगाकर, बिल्कुल फ्री है। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो रेफरल कोड बाबा10 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा ना तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे कल इसी समय 4:30 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।